हेलो। आज हम लोग 10th क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे हैं। इसमें दो शब्द हैं, यूरोप यानी पूरा यूरोप महादेश, उसका मैप लेके आप बैठो, और राष्ट्रवाद यानी किसी भी देश में अपने देश के प्रति प्रेम, और इतना गहरा प्रेम कि वो अपने राष्ट्र को बचाने के लिए अपना जान तक दे सकता हो। तो ऐसे राष्ट्रवाद की भावना का उदय पूरे यूरोप में कब और कैसे हुआ, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से हो रही है कि फ्रांसीसी क्रांति से और राष्ट्रवाद का प्रसार से। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट में यहाँ पे एक जो चित्र दिया हुआ है इस चैप्टर के शुरुआत में, उस पेंटिंग के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। ये पेंटिंग जो 1848 ईस्वी में 1848 में एक फ्रांस के कलाकार के द्वारा या पेंटर के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था फ्रेडरिक सॉरियो। तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि इस पेंटिंग को कब बनाया गया, इसके बनाने वाले कौन थे, वो किस देश के थे, और इसका नाम क्या है, इस पेंटिंग को क्या बोलते हैं, इसे यूटोपिया बोलते हैं, और यूटोपिया क्यों बोलते हैं। इस तरह के छोटे छोटे कई एस्पेक्ट्स हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमको इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रतिमा बनी हुई है, एक मॉडल बना हुआ स्टैचू है, जिसके एक हाथ में मशाल है स्वतंत्रता की, और दूसरे हाथ में एक घोषणा पत्र है, एक डिक्लेरेशन है, लंबा सा चार्ट है, जो मनुष्यों की आज़ादी का मैग्ना कार्टा है। और इसे एक औरत के रूप में इसलिए दिखाया गया है जैसे हम अपने देश को भारत माता बोलते हैं या उसी रूप में उसको इमेजिन करते हैं, वैसे ही यूरोप में भी स्वतंत्रता की देवी एक लेडी को माना गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक लंबी सी कतार इस प्रतिमा की तरफ चली आ रही है, और ये जो लंबी कतार है उसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर जाति धर्म और देश के लोग हैं, हर भाषा को बोलने वाले लोग हैं, अपने अपने झंडों के साथ, फ्लैग के साथ। एक जो सबसे आगे यूएस चल रहा है, अमेरिका चल रहा है, वो यहाँ तक पहुँच चुका है, और उसके पीछे फिर बाकी के इटली जर्मनी जैसे देश हैं जो आगे आ रहे हैं। और इन सबको आशीर्वाद ऊपर आसमान से उनके जो गॉड हैं क्रिश्चियनिटी धर्म के, क्रिश्चियंस के, यानी कि ईसा मसीह, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, या जितने भी उनके जो लोग होते हैं। तो इस तरह से यही दिखा रहा है कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना की गई है फ्रेडरिक सॉरियो के द्वारा कि काश एक ऐसा संसार हो यूरोप के, ये पूरे यूरोप के संदर्भ में बात है केवल। तो एक ऐसा काश संसार हो, एक ऐसी दुनिया हो जहाँ सभी जाति धर्म लिंग किसी भी मतभेद के बगैर सभी लोग मिलजुल के रहें, अपने झंडे की तरफ एक देवी हो उनकी, जो स्वतंत्रता की देवी हो। लेकिन ये एक आदर्श है, उसके मन का एक भाव है जो सही नहीं है, जो गलत है, जो कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि इंसानी इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि लोग इतने मिलजुल के और आपसी एकता से रह रहे हों। ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ कई देश के लोग हैं, यहाँ तो अपने ही देश में लोग कितने उलझते रहते हैं एक दूसरे से, यहाँ पे तो अनेक देशों को दिखाया गया, यूरोप के लगभग सभी देशों को। तो हम ऐसा मानकर नहीं चलते हैं कि इतनी यूनिटी कभी वर्ल्ड में हो सकती है, लेकिन फिर भी चूँकि फ्रेडरिक ने इसे माना है, तो उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई है। एक साथ उसने 4 पेंटिंग बनाई, जिसमें एक आपके बुक में दिया हुआ है, और इसलिए इसे यूटोपिया कहते हैं, क्योंकि यूटोपिया का मतलब ही है जो कल्पना, इतना आदर्शवाद हो जो कभी सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए तो इससे जो भी छोटे छोटे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें इस चित्र से और ज़्यादा कुछ नहीं है समझने का। अब हम लोग इस चैप्टर पे आते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग हैं कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्र किसी भी देश को बोलते हैं, किसी भी एक ऐसे आज़ाद देश को बोलते हैं जहाँ ज़रूरी नहीं कि एक ही भाषा के लोग रहते हों, एक ही नस्ल के लोग रहते हों। बहुत सारे, जैसे कि हमारे देश में भारत एक राष्ट्र ज़रूर है, भले यहाँ अलग जाति नस्ल और धर्म के लोग हैं, अलग भाषाएं भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक राष्ट्र के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग राष्ट्र को केवल वो मानते हैं जहाँ सिर्फ एक धर्म, एक नस्ल, एक जाति, एक भाषा के लोग रहते हों। तो ये बहुत ही संकुचित परिभाषा है राष्ट्र की। ऐसे देश को राष्ट्र कहना ज़रूरी नहीं है। राष्ट्र वो भी हो सकता है जैसे भारत,
लेकिन वो राष्ट्र तभी हो सकता है जब कि उसमें इतनी एकता हो, एकता के सूत्र में लोग बंधे हों कि चाहे उस देश में रहने वाले लोग किसी भी जाति, धर्म, भाषा और नस्ल के हों, लेकिन वो उस राष्ट्र पे जब कोई विपत्ति पड़े, उस राष्ट्र पे जब कोई आफत पड़े, तो उससे उबरने के लिए सब जाति, धर्म और बाकी मतभेद को भूलकर उस देश को बचाने में लग जाएं। इसे राष्ट्रवाद कहेंगे। तो राष्ट्र कोई एक कंट्री है, कोई भी एक देश हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद एक भावना है, एक भक्ति है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र मतलब कोई भी देश या कंट्री, लेकिन राष्ट्रभक्ति क्या है या राष्ट्रवाद क्या है? वो राष्ट्रभक्ति है। वो राष्ट्रभक्ति ऐसी राष्ट्रभक्ति कि जब देश पर कोई आतंक आए, कोई विपत्ति पड़े, तो समस्त जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, इन सब का भेद मिटाकर लोग उसको बचाने में लग जाएं या अपने राष्ट्र के हित में लग जाएं। इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और हमें अच्छी तरह से पता है, आपको अच्छे तरह से पता होगा कि जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उस समय यही भावना जो थी लोगों में भरी हुई थी, राष्ट्रवाद की भावना। हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में ही पढ़े कि राष्ट्रवादी भावना के से ही ओतप्रोत होने के कारण फ्रांस को आज़ादी मिली थी लुई 16 के शासनकाल से। तो अभी भी यूरोप में, पूरा यूरोप, चूँकि फ्रांस भी यूरोप का ही एक देश है और सबसे पहला देश फ्रांस था जहाँ राष्ट्रवाद की भावना आई, जहाँ स्वतंत्रता और समानता की भावना आई। तो इसलिए पूरे यूरोप में इसी देश की भावना या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो भावना थी वही पूरे यूरोप में फैली और फ्रांस को ही इसका बागडोर संभालने दिया गया या माना गया कि फ्रांस ही अग्रणी नेता बनेगा जो यूरोप में राष्ट्रवाद को लाने वाला होगा या राष्ट्रवाद को लाएगा, ताकि कभी भी यूरोप खंडित ना हो या कभी भी यूरोप में कुछ भी टूटता हो, बिखरता हो, तो उसे एकत्रित या एकजुट एकता के सूत्र में बांधा जाए। इस भावना से फ्रांसीसी क्रांति के कारण पूरे यूरोप में एक ऐसी बात आई। लेकिन हम जानते हैं कि फ्रांस में ये क्रांति क्यों हुई थी? एक निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ हुई थी और वो निरंकुश राजा कौन था? लुई 16 था, बुर्बो वंश का। ये हम लोगों को अच्छी तरह पता है। तो जब निरंकुश राजा का आधिपत्य था फ्रांस में, तो फ्रांसीसी क्रांति ने उसको तोड़ करके, उस राजा को सज़ा दिला करके जो फ्रांस में क्रांति लाई थी, तब उसके बाद वहाँ डेमोक्रेसी यानी राजतंत्र आया था। तो प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना बने। तो फ्रांस में एक ऐसी पहचान बन गई थी क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी आ चुकी थी और लोग अपने आप को अपने यूरोप के पटल पे अपनी एक पहचान बना चुके थे, फ्रांस और फ्रांस के लोग। तो ये जो भावना थी उसमें, वो फ्रांस में वो दो तरह की भावना थी। एक था पितृभूमि, माने जो पैटर्नल उसका जो लैंड है उससे, जिसको कि फ्रांसीसी लैंग्वेज में ला पैट्री कहते थे, और दूसरा है नागरिक जो था ले सिटोयन वो लोग नागरिक को बोलते थे। इन दोनों टॉपिक से ही फ्रांस में एक पहचान बन गई थी उसकी, और ऐसे विचारों से संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया जिससे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। और एक ऐसा संविधान बना फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में जहाँ सब लोग समान थे, जहाँ सबको मत देने का अधिकार था, और अंत में हमने देखा था कि महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों को भी यही अधिकार दे दिया गया था, मतदान का अधिकार। तो इस तरह वोटिंग का अधिकार सबको मिल गया था। और ये नया फ्रांसीसी एक नया झंडा भी उसका बन गया था जिसको दी ट्राई कलर बोलते थे, चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली और पहले वाला झंडा हटा के ये नया झंडा बना। इस तरह से इसकी कई पहचान बन गई फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस की। स्टेट जनरल का चुनाव जो था वो सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा, जो पहले वर्षों तक नहीं होता था लुई 16 के समय में, अब वो टाइम टू टाइम हो रहा था। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ये भी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय पढ़ा था। कई नई स्मृतियाँ या कई नई ऐसी बातें आई फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो अब परमानेंट हो गई थी, जैसे अपने देश के लिए शपथ लेना या शहीदों का, जो लोग देश के लिए कुर्बानी दे चुके थे, उनका गुणगान करना अपनी भाषा के गीतों में, राष्ट्रीय गीतों में, और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। इस तरह देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत तेज़ी से
फैली और लोगों में बहुत तेज़ी से ऐसी भावना का विकास हुआ। लोगों का एक राष्ट्रगान बना, एक राष्ट्रीय झंडा बना, जैसे आज हमारे देश में है। आंतरिक आयात निर्यात, यहाँ तक कि अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बना। हम जानते हैं कि पहले फ्रांस में ऐसा नहीं था, निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश माने एक ऐसा शासन जिस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण या कंट्रोल ना हो, अंकुश ना हो, जो मन मर्जी करे, और ऐसा राजा लोग ही करते हैं। तो राजा लुई 16 था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फ्रांस में डेमोक्रेसी जब आई तो वहाँ पे एक समान कानून बना। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो नियम थे वो अलग अलग थे, वो अब एक हो गए। और नापने का वजन या मापक या मेजरमेंट के जो, चाहे कोई भी वस्तु को बेचने के लिए जो हम नाप तोल की व्यवस्था थी, वो भी एक समान अब कर दी गई थी पूरे फ्रांस में, जो पहले अलग अलग थी। इसके अलावा जो क्षेत्रीय बोलियां थी, यानी जितने भी डायलेक्ट्स थे, उनको हतोत्साहित किया गया। और पेरिस में फ्रेंच बोली एक राष्ट्रीय भाषा बनी, जो फ्रेंच भाषा थी। तो ये सब के कारण देश में राष्ट्रीय भावना बहुत तेज हो गई थी फ्रांस में। और इसकी देखा देखी पूरे यूरोप में जो अन्य देश थे, जैसे मुख्य जर्मनी और इटली, ये सारे देश भी ऐसा ही करने के लिए अपने देश में विवश थे, बाध्य थे। और उन्हें भी लगता था कि क्योंकि वहाँ अभी निरंकुश तंत्र ही था, क्योंकि वहाँ अभी भी डिक्टेटरशिप चल रहा था, और वहाँ अभी भी मोनोपोली चल रही थी या राजतंत्रीय व्यवस्था थी। तो वो लोग भी चाह रहे थे कि फ्रांस की तरह हमारे देश में भी राजतंत्र से मुक्ति मिले, आज़ादी मिले, और हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी आए। तो जो पूरे यूरोप में जो हलचल पैदा हो रही थी फ्रांसीसी क्रांति के बाद, कि हमारे देश में भी फ्रांस की तरह आज़ादी का माहौल हो, इसी हलचल को राष्ट्रवाद कहते हैं। ये जो राष्ट्रवादी भावना है, ये राष्ट्रवादी भावना इसी हलचल से पैदा हुई। और कहाँ पैदा हुई? पूरे यूरोप में। और समस्त लोग, बाकी देशों के लोग भी इस तरह की क्रांति करने लगे या क्रांति करने को मजबूर हुए। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य और लक्ष्य था कि वो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यानी उन लोगों का ये, अब चूँकि फ्रांस आगे आया था, सबसे पहले क्रांति फ्रांस में हुई और सबसे पहले लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की भावना वहीं फैली, इसलिए अब यूरोप के बाकी देश जो थे वो उसे अपना लीडर मानने लगे। और वो ये चाहने लगे कि हमारे लीडर फ्रांस बने और हमारे बाकी के जो यूरोपीय देश हैं वहाँ भी आज़ादी का दीपक या लौ वही जलाएं, या वो हमें सिखाएं कि कैसे फ्रांस में आज़ादी दिलाई गई, उसी तरह से हम भी उनके मार्ग पे चलकर आज़ादी पाएं। तो वो उन लोगों ने उन्हीं के तर्ज पर, यानी फ्रांस की नकल करके उन लोगों ने भी, यूरोप के बाकी देशों ने भी जैकोबिन क्लब्स की स्थापना की। आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय हमने जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ यंगस्टर लोग ग्रुप बना करके फ्रांस को जागरूक किया करते थे या वैसा काम करते थे। तो अन्य देश भी यूरोप के ऐसा करने लगे कि एक जैकोबिन क्लब बनाने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए भी रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। तो 1790 ईस्वी में 1790 में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बहुत बड़े इलाके में जो फ्रेंच सेनाएं घुसी थी, क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में भी ले जाने लगी। तो ये जो सेना थी, इतनी बड़ी फ्रांसीसी सेना, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है कि इसने भी यूरोप में राष्ट्रवाद भावना फैलाया या राष्ट्रवादी भावना को फैलने में मदद की। अब हम आते हैं कि फ्रांस में जैकोबिनों के बाद फिर हमने देखा था डायरेक्टरेट का शासन हुआ था, उसके बाद नेपोलियन का शासन भी चला था कुछ दिनों तक। तो नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, क्योंकि नेपोलियन एक सैनिक व्यक्ति था, सैनिक था, इसलिए उसने अपनी सेना के बल पर एक बड़ी ही विशाल भूखंड को जीता था, फ्रांस से बाहर भी। तो उसने अनेक ऐसे क्षेत्रों को जीता था, उसकी शुरुआत की थी सुधारों की, और कई सुधार उसने किए थे नेपोलियन ने, जिन्हें फ्रांस में पहले भी आरंभ किया जा चुका था। तो फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने, तो नेपोलियन भले नेपोलियन से पहले फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी आई, लेकिन जब नेपोलियन कुछ सालों के लिए फ्रांस में फिर से बना शासक, तो उसने फिर से एक बार निरंकुश तंत्र को बढ़ावा दिया। हालांकि नेपोलियन ने कई सुधार भी किए, लेकिन वो भी निरंकुश यानी राजतंत्र की तरह ही डिक्टेटर बन गया, क्योंकि वो एक सैनिक था और सैनिक शासन चला रहा था। तो निस्संदेह वहाँ जो प्रजातंत्र
की व्यवस्था थी जो अब तक अभी लागू हुई थी फ्रांस में नई नई, उस डेमोक्रेसी को, उस प्रजातंत्र को उसने नष्ट किया। किसने? नेपोलियन ने। तो नेपोलियन फिर आया तो उसने फ्रांस की प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था जो नई नई अभी स्थापित हुई थी उसको नष्ट कर दिया और अपना एक तंत्रीय शासन या डिक्टेटरशिप लागू किया। लेकिन इसके दरमियान उसने कई सुधार भी किए थे। तो उसने मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्क संगत और कुशल बन सके। तो सबसे पहले 1804 में उसने क्या क्या किया, नेपोलियन के कुछ सुधार जो यहाँ पे दिए गए हैं, पेज नंबर आपको 6 में, ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना, ये नेपोलियन के सुधारों का है। यहाँ पे 1804 में उसने एक नागरिकों के लिए संहिता या कोड बनाई जिसको कि नेपोलियन कोड कहते हैं और जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना था। हिंदी में उसे नेपोलियन कोड इंग्लिश में बोलते हैं। उसने अब क्या किया, इस कोड के अनुसार जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी अब जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा या राजा का बेटा है इसलिए उसे सब अधिकार मिलेंगे जन्म के कारण, ये बात अब ख़त्म हो गई। ऐसा अब नहीं था। तो नेपोलियन कोड में एक बड़ी ही अच्छी बात की गई कि जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे, जो स्पेशल राइट्स मिलते थे, वो सब अब ख़त्म कर दिया नेपोलियन ने। और उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। यानी उसने ये भी कहा कि कानून की नज़र में सब बराबर है और संपत्ति को भी सुरक्षित रखने के लिए उसने अधिकार बनाए। इस कोड को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। अब जहाँ जहाँ फ्रांस ने अधिकार किया था नेपोलियन के नेतृत्व में या उसके लीडरशिप में, फ्रांस से बाहर जिस जिस इलाके को नेपोलियन ने जीता था वहाँ भी उसने अपना कोड चलाया। और जिसमें कि डच, जैसे कि उससे बाहर क्या था, फ्रांस के बाहर जिसको उसने जीता था डच रिपब्लिक था। इसके अलावा स्विट्जरलैंड था, इटली और जर्मनी में नेपोलियन के प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। इस तरह से अपने देश से बाहर भी उसने इन देशों में अपने नेपोलियन कोड को चलाया और उसे बड़ा ही आसान बनाया। सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया, यानी फ्यूडलिज्म को ख़त्म किया जो पहले थी, और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। ये भी एक बहुत अच्छा सुधार था नेपोलियन का कि उसने जितने भी फार्मर्स थे उनसे उनके जागीर, उनके ऊपर जो फ्यूडल थे, जो फ्यूडल सिस्टम था जिसको वो टैक्स देते थे, रेवेन्यू देते थे किसान, बहुत सारे लोगों को, एक को नहीं, अपने से ऊपर किसान, अपने से ऊपर के मालिक को, फिर उससे ऊपर कितने ही फ्यूडल थे, उन सबको जो वो देना पड़ता था टैक्सेस या रेवेन्यू, उसे भी ख़त्म किया। इससे अब फार्मर्स जो थे आज़ाद हो गए थे और भू दासता जो थी अब ख़त्म हो गई थी। तो शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघ, इसके अलावा व्यापारियों का एक संगठन था, व्यापारियों का या बिजनेसमैन का, ट्रेडर्स का एक संगठन होता था जिसको श्रेणी संघ कहते थे। इसके अंतर्गत सभी व्यापारी आते थे। मतलब एक संगठन था बड़ा जो ट्रेडर्स का था और उसके अधीन छोटे व्यापारी को काम करना पड़ता था। इस नीति को भी उसने हटा दिया, इस पॉलिसी को भी नेपोलियन ने हटा दिया। यानी ये जो व्यापारियों का संगठन था, शायद हुंडी या वो ख़त्म कर दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में भी उसने सुधार लाया। क्या किया, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों को नई नई मिली आज़ादी। अब जो किसान थे, मजदूर थे, इस तरह व्यापारी थे, उद्योगपति थे, इन लोगों को ये जो आज़ादी मिली थोड़े दिनों के लिए नेपोलियन के काल में, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। और उद्योगपतियों, खासकर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो छोटे इंडस्ट्री लगाते थे या प्रोडक्शन करते थे, उनको ये समझने में बहुत आसानी हुई या ये महसूस हुआ उन्हें कि इस तरह से जो नेपोलियन कोड है वो कितना सफल है या कितना सार्थक है। क्योंकि एक समान कानून अगर पूरे देश में, पूरे इलाके में चले तो उन्हें अपनी बिक्री करने में, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में या उससे प्रॉफिट कमाने में बहुत सुविधा होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। नेपोलियन कोड से पहले क्या था कि हर इलाके में, एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर जाते ही करेंसी भी बदल जाती थी, नाप तौल का मेज़रमेंट का जो स्केल था वो भी बदल जाता था। इस तरह व्यापारियों को बहुत ही नुकसान होता था अगर वो एक इलाके से दूसरे इलाके या एक शहर से दूसरे शहर अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने जाते थे तो। लेकिन नेपोलियन कोड से ये सारी समस्याओं का अंत हो गया। तो ये मानक भार और नाप, मतलब एक पूरे देश में एक जो मेज़रमेंट या नाप तौल की व्यवस्था चलाई गई और एक राष्ट्रीय मुद्रा
जैसे हमारे देश में पूरे भारत में एक ही नोट है और एक ही तरह की मुद्राएं हैं, कॉइन्स है, वही चलती है। तो उसी से पहले वहाँ बहुत प्रकार के असंख्य कॉइन्स थे, नोट्स थे, जो अलग अलग इलाके में अलग अलग प्रकार के थे। फ्रांस नेपोलियन ने उसे भी ख़त्म किया और सिर्फ 2 तरह के रख दिए। जैसे हमारे देश में नोट है, रुपये हैं और सिक्के हैं, तो वहाँ भी इस तरह से पूरे देश में अब एक मुद्रा चलने लगी। तो इन सब से छोटे उद्योगपति हों या व्यापारी हों, सबको ये फ़ायदा नज़र आने लगा कि इससे बहुत सुविधा हो रही है और बहुत ही फ़ायदा होने लगा। तो ये सब कुछ फ्रांस में हो रहा था और ये सब कुछ दिख रहा था यूरोप के दूसरे देशों में भी, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि हमारे देश में भी ऐसी ही सुविधाएं आए और ऐसे ही सुधार हों। तो इसी भावना से, इन्हीं भावनाओं से यूरोप के बाकी देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना आती जा रही थी। और यही राष्ट्रवाद की भावना थी कि वो लोग भी निरंकुश तंत्र से या डिक्टेटरशिप से आज़ाद होना चाहते थे फ्रांस की तरह। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। यानी अभी हमने बताया कि नेपोलियन फ्रांस का था, लेकिन शासक बनने के बाद उसने फ्रांस के बाहर के भी इलाकों को जीता, जिसमें कुछ दूसरे देश थे, दूसरे देश के लोग थे, और वहाँ भी उसने अपने कोड को चलाया। तो कुछ लोग तो उससे खुश थे, कुछ लोग तो उसको मान रहे थे, लेकिन बहुत मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी, यानी कि रिएक्शंस जो थे, क्योंकि कुछ लोगों को उनका ये पसंद नहीं था। कुछ लोग जो दूसरे देश थे या फ्रांस से बाहर के जो इलाके सीमाएँ थीं, वहाँ फ्रांस जो नेपोलियन कोड चलाया जा रहा था वो उसे पसंद नहीं थे। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसल्स, मेंच, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। तो ये जो कुछ देशों के नाम मैंने बताए, यहाँ तो पहले बहुत स्वागत हुआ नेपोलियन का कि अरे ये तो मेरा मुक्तिदाता है, या नेपोलियन को स्वतंत्रता का माने ये माना जाने लगा, स्टार माना जाने लगा। मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो डिक्टेटर था नेपोलियन, और ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। यानी जैसा उन्होंने सोचा था कि हमको डेमोक्रेसी आ जाएगा हमारे देश में, लेकिन वो नहीं हुआ, बल्कि नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप को लादना शुरू किया। तो बढ़े हुए कर, क्योंकि उसने टैक्स को बढ़ा दिया था, सेंसरशिप लगाया था, और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती। यानी अब वो तो बहुत लालची हो गया, मतलब इलाकों को जीतने के लिए नेपोलियन, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई और उसके मन में ये प्यास बढ़ती चली गई कि मैं अधिक से अधिक भूखंड को या लैंड को जीतूं, अधिक से अधिक देशों को जीतूं और अपने फ्रांस में मिला लूं। उसकी इस उत्कंठा या इस प्यास को बुझाने के लिए उसे एक बहुत बड़ी सेना की ज़रूरत थी, और वो खुद सैनिक था, इसलिए वो सेना पर बहुत फोर्स डालता था, बल देता था। तो उसने एक बड़ी जो सेना कायम की, उसमें न सिर्फ फ्रांस से बल्कि फ्रांस के बाहरी देश जो हॉलैंड थे और जितने भी देशों के नाम अभी हमने लिए, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, वहाँ के भी लोगों को उसने सेना में ज़बरदस्ती भर्ती करना शुरू किया ताकि उसके पास एक विशाल सेना खड़ी हो सके। तो ये चीज़ नीति उसे पसंद और लोगों को या दूसरे देशों को नहीं आई।